जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। रिजर्व सीट्स के हवाला से हमने तकरीबन 6 रोज पहले एप्लीकेशन दी हुई थी। हमारी एप्लीकेशन को तो दरखुर-ए-इतना नहीं समझा गया, लेकिन रातों रात 6 पटिशन्स दायर होती हैं और आज की डेट भी फिक्स हो जाती है। ये जो आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने तो मरियम नवाज साहिबा को भी अनअपोज्ड चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवा दिए हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब उसका मुखालफत अभी नहीं की। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। वो अदम एतमाद के वक्त आयन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ आई में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, पाकिस्तान अगरचे नई पार्लिमान एक तरह से वजूद में आ चुकी है, लेकिन अभी तक मखसूस नशिस्तों का मामला हल तरब है और आज भी इलेक्शन कमीशन में अगर जिस मामले को सुना गया है, देखा गया है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जिनको आज़ाद अरकान ने ज्वाइन किया था अभी तक उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की गई। लेकिन साथ में बड़ी हैरानकुन तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जा पहुँची इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मौक़िफ़ ये है कि मखसूस नशिस्तें उनके दरमियान तकसीम कर दी जाएँ। अब देखना ये है कि क्या उनका मौक़िफ़ पे जान है और ऐसे ही होगा या कुछ और फ़ैसला देखने को मिलेगा। साथ में हमने देखा नाज़रीन के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़े सीख पा नज़र आ रहे हैं सदर पाकिस्तान पे और उनका ख्याल ये है कि इससे पहले कि जब तहरीक अदम एतमाद आई थी उस वक्त भी उन्होंने एक गैर आइनी इक़दाम उठाया था और अब कौमी असम्बली का इजलास ना बुला के वो एक दफ़ा फिर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ 2 केसेस बनेंगे और वो दोनों आइन शिकनी के गोया के आर्टिकल 6 के तहत उनको ट्रायल किया जाएगा। और नाज़रीन, साथ में हम कुछ देखेंगे कि मईशत की जो सूरत हाल है और जो नई हुकूमत है क्या इन चैलेंजेस को एक तरह से बेहतर अंदाज में से टैकल करने के लिए तैयार भी है। एक विजन मौजूद है, IMF का प्रोग्राम भी लेना है और इस दौरान आवाम को रिलीफ भी देना है, तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा। और साथ में तहरीक इंसाफ का जिक्र कि जिसने एक बार फिर सड़कों पर आने का फ़ैसला किया है, गोया कि मुबैना इलेक्शन धांधली के ख़िलाफ़ हफ्ते के रोज़ फिर हमें तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा सड़कों पर नज़र आएंगे। सूरत हाल किस तरफ जाएगी और ऐसे में कि जब मौलाना फजल रहमान साहब इस ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं कि अगरचे लोग सिस्टम में आ तो गए हैं, हुकूमतें भी बन गई हैं, लेकिन ये चलने वाली नहीं है, तो क्या एक ऐसा सियासतदान के जो कई पार्लिमान का हिस्सा रहा है उनकी ये पेशनगोई कितने हद तक दुरुस्त है या वो क्योंकि सिस्टम से अब बाहर हो गए हैं तो लिहाजा ये गुस्से में बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद एक ऑनरेबल पैनल मुझे में ज्वाइन किया है सैयद अली बुखारी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ और NA48 से आप इलेक्शन भी लड़े, अगर जिनका क्लेम तो ये कि इलेक्शन जीत गया लेकिन अभी तक मामला हल तलब हैं। उनके साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे राना एहसान अफजल साहब, आप रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और मुझे सीनियर एनालिस्ट माजिद निज़ामी साहब ने भी वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया। तमाम शुरका के शुक्रिया के साथ अली बुखारी साहब, पहला सवाल आप ही से सर, आपने आज़म नज़ीर तारड़ साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, वो फरमा रहे हैं कि एक ऐसी जमात जिसने इलेक्शन अगर से लड़ा, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, अब कुछ आज़ाद लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया और वो पहुंच गए इलेक्शन कमीशन के हमें जो मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, तो लग नहीं रहा कि उनके कहीं उनकी स्टेटमेंट में कोई लॉजिक तो नज़र आ रही है हमें। देखें जी, उन्होंने हमेशा इलॉजिकल बात ही की है। अच्छा, उन्होंने कोई लॉजिकल बात की होती तो फ्रूटफुल भी होती। सो अफसोस है कि सो कॉल्ड पढ़ा लिखा आदमी है और अजीबोगरीब से गुफ्तगू कर रहा है। इशू ये है कि पहली बात तो यह है कि 15 सीटें वाले अगर CM और प्राइम मिनिस्टर बन जाएं,
24 वाले अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर और सीएम कैंडिडेट्स हों उनकी पार्टियां, और जिनके 160+ सीट्स हों उनके बारे में ये कहा जाए तो इस पर हंसा ही जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है जी कि लॉजिकल बात वो होती है जो एविडेंस के साथ हो। फॉर एग्जांपल, अच्छा शाही साहब, मेरा इस्लामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है और NA48 से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। 261 पोलिंग स्टेशन थे। 261 का रिजल्ट कंपाइल्ड इन अ पेपर बुक, इन अ सॉफ्ट कॉपी, ECP में मौजूद है, हाई कोर्ट में मौजूद है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास पड़ा हुआ क्योंकि मेरी पिटीशन पेंडिंग है, ICA में मौजूद है, CPLA सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। वो कॉपीज मैंने चारों मेंबर ECP को दी, RO के ऑफिस में दी। दूसरी साइड से तो आज तक एक कॉपी नहीं आई। वो तो कहते हैं आपके पास जो फॉर्म 45 वो जाली है सर। यही मैं कह रहा हूं, उनके पास असलियां तो पेश कर दें। 14 दिन के अंदर ECP ने लगाना होता है आपका अपने वेबसाइट के ऊपर। आया कानून चिकनी कौन कर रहा है? अच्छा, थर्डली, वो जो कहते हैं उन्हीं की बात मान ले, तो मेरे पास जो फॉर्म है वो तो ECP ने दिया हुआ है, इनको ये पता नहीं है। थोड़ा सा इनकी कम इल्मी कह लें या नालायकी कह लें। जो फॉर्म आपको 45 मिलता है आपके एजेंट को, वो ECP देता है। क्यों देता है, कैसे देता है? क्योंकि आपके प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स के साइन और अंगूठा लगा होता है उसके ऊपर, और आपके असिस्टेंट जो आपका होता है वहां पर, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर, उसके पास भी होता है, और वो एक कॉपी जाके RO के पास सबमिट करता है। मैंने तो डे फर्स्ट, मैं पाकिस्तान का पहला आदमी हूं जिसने ऑन एयर की थी। मैं पाकिस्तान का पहला आदमी हूं जिसने 3 बजे खड़े होकर कहा था मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और वहां पर रेंजर्स और पुलिस को बुला लिया गया और मेरे सामने वायलेशन हो रही है 92 सेक्शन की, 95 की। रिटर्निंग अफसर होगा, उसके साथ मिले होंगे। रिटर्निंग अफसर की आज तक मैंने शक्ल नहीं देखी जी। ADCG है वो, लेकिन मैंने पहले क्या भी कहा बात कर रहे हैं आप? जी सर, ADCG साहब ने, आपने हमें उसने मिलना गवारा नहीं किया। हमारे पेपर्स जमा हुए, वो खुद नहीं होता था। और उसके बाद से मेरे जो काउंटर पार्ट जिनके 3-4 नंबर पे जगह थी, उनके साथ वो दिन को खाने भी खा रहे होते हैं, उनके साथ बैठे भी होते हैं। आज तक मुलाकात हुई, सारी एप्लीकेशंस डिनाई की उन्होंने लेने से, हमने R&I में जाके नंबर लगवाए। थर्डली आपको बता दूं, पाकिस्तान की ये पहली और वाहिद सीट थी जहां पर जो काउंटर पार्ट मुस्तफा नवाज खोखर साहब आजाद लड़े मेरे मुकाबले में, TLP लड़ी और जमात इस्लामी लड़ी। मुस्तफा नवाज खोखर साहब की पिटीशन क्लब हुई मेरी पिटीशन के साथ, वाहिद सीट पाकिस्तान की। उसके बाद TLP के जो कैंडिडेट थे उनकी पिटीशन क्लब हुई मेरे साथ, और उन्होंने कहा ये हमारे फॉर्म 45 हैं जो मैच कर रहे हैं, और अली बुखारी साहब 45,000 वोट से जीते हुए हैं। अब मुझे बता दें, हम सारे के सारे एक रो में, जमात इस्लामी समेत, ये एक शख्स जो कह रहा है कि मैं जीत गया और फॉर्म भी नहीं बता रहा, तो कौन बेनिफिट ऑफ डाउट किसको जाएगा? टेंटेटिव असेसमेंट कहाँ आएगी? अब तारड़ साहब के ऊपर मैं यही कह सकता हूँ कि ना इल्मी है, ला इल्मी है, और क्या हो सकता है मेरे ख्याल में, क्योंकि उन्होंने पार्टी पोजीशन ली हुई है। डॉक्टर राना साहब, इनफैक्ट ये जो बातें आपने अली बुखारी साहब की भी सुनी, और साथ में सर मेरा सवाल ये है, अगरचे आज़ाद अरकान थे, लेकिन सब लोगों को मालूम है कि किन की हिमायत से वो लोग इलेक्शन लड़े हैं। उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया। अब उसको लेके अब ये कहें कि जी एक जमात जिसको कौमी असम्बली में कोई सीट नहीं मिली, कुछ आज़ाद में उनको आके ज्वाइन कर लिया, लिहाजा ये मखसूस नशिस्तें हमें दी जाए। सर कुछ थोड़ा सा तो होता नहीं है कि आपको इल्म तो है ना कि ये लोग कौन हैं, ये किन के नाम पे इलेक्शन लड़े हैं और इलेक्शन जीत के आए हैं? सर कोई मुनासिब लग रहा है वैसे आपको, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, आप क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये पूरा अरीना, ये पूरा मामला, इसका हल, इसकी सलूशन PMLN ने नहीं देनी, ना हुकूमत ने देनी है, ये इलेक्शन कमीशन ने देनी है, जो कि एक आईनी तौर पे आज़ाद अदारा है। अब बात आ गई कि ये कौन थे और ये कहाँ गए और इनका क्या हक बनता है। देखें, इसमें बिल्कुल PTI बैक कैंडिडेट्स थे, लेकिन इसमें 2-3 देखें, हर जगह कोई कायदा कानून होता है, असूल होते हैं, और उसके मुताबिक ही मामलात आगे बढ़ते हैं। अब इनके पास सिंबल नहीं था, इन्होंने डिसाइड किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इन्होंने ज्वाइन करना है। पहली बात तो ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक भी मेंबर किसी भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं था, ना नेशनल में ना सूबाई असेंबलीज के अंदर। तो पहला ये सवाल बन जाता है कि कोई मेंबर, उनको इन्होंने ज्वाइन कर दिया। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने किसी भी किस्म की लिस्ट नहीं जमा कराई। लिस्ट जमा कराने का भी टाइम होता है, रिजर्व सीट्स हों चाहे मिनॉरिटी सीट्स हों, फिर उसके बाद उनकी जो है वो स्क्रूटनी भी होती है, कागजात भी जमा साहब, आप गुफ्तगू बड़ी मजे की कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रोकते हुए आपको कुछ आप मेंशन करना चाह रहा हूं। ये मेरे पास 2019, गोया के 2018 की जो असेंबली है ना, ये सर 2019 में साबिक फाटा से कोई 3 लोग थे कि जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाप पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद उन लोगों ने सारे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जमा करी इलेक्शन कमीशन में, और उसके अगेंस्ट उनको गोया के मखसूस नशिस्तें अलाट हो गई। सर ये मेरे पास मौजूद है,
गोया कि पहले प्रेसिडेंट एक मौजूद है कि ऐसा हो चुका है कि एक ऐसी जमात कि जो ऐवान में मौजूद नहीं थी बाद में आई लेकिन उनको मिली सीटें सर। नहीं देखें, बात ये है, मैं तो सिर्फ जो हकायक हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं, और ये मैंने आपको पहले ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का प्रोगेटिव है। जो दूसरी साइड का मुद्दा जो डिबेट है वो ये है कि अब इन्होंने अब वो लिस्ट जो है वो जमा नहीं करेंगे, अब इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। अब दूसरी तरफ मौकफ ये है, आज जो अता तारड़ साहब ने भी दिया और जो आजम नजीर तारड़ साहब हैं उन्होंने भी दिया, कि दूसरी तरफ वो खवातीन जिन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर वक्त पे जमा कराए, स्क्रूटनी कराई, वो भी खड़ी हैं, वो भी उनका भी हक बनता है कि अगर जिन्होंने नहीं कराया तो ये फैसला लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इसके अंदर हम अपनी राय दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यह हक उनका बनता है या इनका नहीं बनता, लेकिन फैसला ईसीपी ने आइन कानून कायदे के मुताबिक करना है। अगर कोई प्रायर प्रेसिडेंट है जो जिसका जिक्र आपने किया तो बिल्कुल ये बात उनके केस स्ट्रेंथ में जाती है। बहरहाल जो आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट अदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका सरबराह की मुंतखब जो है वो पीटीआई वालों ने किया, उन्होंने फैसला करना है। यकीनन पॉइंट आ गया। मैं माजिद निज़ामी साहब को भी शरीक गुफ्तगू करूंगा। माजिद साहब, इनफैक्ट एक तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वाकई मामला इतना गुंजलक है, इतना पेचीदा है कि इसको सुलझाने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतने दिन लग गए हैं कि अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। और फिर जो मैंने राना साहब के सामने भी सवाल रखा कि अखलाकी तौर पे तो सियासी जमातों को तो मालूम है कि ये लोग कौन हैं, किसके ये एक तरह से हिमायत से लोग इलेक्शन लड़े भी हैं, इलेक्शन जीते भी हैं, तो कुछ थोड़ा सा उन ग्राउंड्स की बुनियाद पे आज अजीब नहीं लग रहा आपको कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन में चली गई और वहाँ जाके मौका इख्तियार किया जा रहा है कि जी ये मखसूस नशिस्तें हमें दे दी जाएँ? जी बहुत शुक्रिया। मेरी राय में ये तो बड़ा सादा सा मामला है, लेकिन मसला ये है कि गुज़िश्ता 1-1.5 साल से तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं इस मामले को भी उससे कनेक्ट करके देखता हूँ। जब लोग ये कहते हैं कि जी ये कोई टेक्निकल मामला है या कानूनी मामला है, तो मुझे इस मामले से बिल्कुल इस राय से इख्तलाफ रहता है। उसकी वजह ये है कि ये उस सारे एक जबर की कॉन्टिन्यूएशन है, और उसको जब हम मिला के देखते हैं तो हमने ये देखा कि उनसे पहले निशान ले लिया गया, वो भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे था, उसके बावजूद उनके लोग जीत के आ गए। और अब ये है कि ये कानूनी तौर पर कोई मसला नहीं है। हमारे पास ऐसी कई एग्जांपल्स हैं, आपने फाटा की एग्जांपल बताई है, इसी तरह 2018 की असम्बली के अंदर और उससे पहले भी कुछ लोग आजाद जीत कर पंजाब असम्बली में आए और उन्होंने JUIF के अंदर शमूलियत का ऐलान कर दिया, जिसका असम्बली में कोई भी रुकन मौजूद नहीं था उस वक्त पंजाब असम्बली में। लेकिन चूंकि वो जमातें रजिस्टर्ड हैं तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। जहां तक मामला है पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का, तो अब मुझे तो लगता है कि इनकी उन सीटों के ऊपर भी नजरें हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पास एक थ्योरी ये भी मौजूद है कि अगर ये तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं मिलती, तो फिर ये जो 4.4 के हिसाब से हमें सीटें मिली हैं, ये हमें 2.9 और 3 के कोटे से हमें ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। तो इस वक्त उनकी भी जो नजरें हैं वो इन सीटों के ऊपर लगी हैं, और अफसोस इस बात का है कि आइन और कानून के लिहाज से इस मामले को बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। चूंकि एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, इस तरह से 20 से 25 सीटें हैं जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को जा सकती हैं, तो उन सीटों को हासिल करने के लिए ये सारा का सारा मामला किया जा रहा है। मुनासिब पॉइंट आ गया। अली बुखारी साहब, इनफैक्ट अब क्या वे फॉरवर्ड क्या है? सड़कों पे आना है आपने, जैसे कि असद कैसर साहब ने आज अनाउंसमेंट कर दी, वो पहले भी आप आ चुके हैं सर, उससे तो कुछ हासिल नहीं हो पाया। अदालतें मौजूद हैं, आप उनमें जा भी रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि वहीं से कुछ जो कुछ होगा? और फिर साथ में खैर पख्तूनख्वा के अंदर भी मसला तो यही है, बट वहाँ पे जो इजलास हो रहा है उस पर सदर पाकिस्तान साहब को भी कोई एतराज़ नहीं है, PTI को भी एतराज़ नहीं है, बट बाकी जगहों पे आप मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि जब तक मखसूस नशिस्तें आप तय नहीं करते तब तक इजलास नहीं होना चाहिए। अच्छा शाहिद साहब, इसमें 3 चीज़ें, 3 पॉइंट्स आपके 1 बाय 1 चलते हैं। पहली बात तो यह है जी कि हमारे कायद इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी, तो करना है हमने, और हमारा राइट है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट प्रोवाइड करता है कि आप अपना पीसफुल एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। पीसफुल एहतजाज करने पे अगर FIR होती हैं तो ऐसे DC के खिलाफ FIR होनी चाहिए।
जिसने ऑलरेडी कॉन्टेम्प्ट की कोर्ट में इस्लामाबाद का डीसी जा रहा है और कोर्ट्स में जाना वो तौहीन समझते हैं, यही आरओ बने, यही डीआरओ बने। हमारा फर्स्ट डे से ये स्टांस था कि ये जो फरिश्ते आपने लगाए हैं इनके कारनामे यही होने, और आज अरबों रुपए के जो पैसे लगाए और इलेक्शन हुआ और जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है बिकॉज ऑफ दीज आरओस। अगर आपके जुडिशियल ऑफिसर्स होते ना वो मैनेज होते हैं, ना वो इस तरह के डिसीजन करते हैं, ना वो उनके जहन में अफसरशाही होती है, उनको पता है लॉ क्या कहता है और करना कैसे है। नंबर 1। अभी तय होना नंबर 2 है वैसे नहीं, अब बात यह है कि तय तो अब हो गया जी। अब सपोज मेरा आरओ है, वो एडीसीजी इस्लामाबाद है, अब मैं तो उसकी सर्विस बुक तक लीगली जाऊंगा, मुझे तो पता है कि कानून कहाँ उसने तोड़ा है, क्या किया क्या नहीं किया। ऑर्डर जो भी होते हैं मैंने उसको परसू तो करना है, क्योंकि मुझे लोगों ने मानते हैं सौंपी हैं। मैं किसी चोर को तो लेके जाने नहीं दूंगा, नंबर 1, ना लेके जाने चाहिए मुझे अखलाकी तौर पे और सोशली, मॉरली, रिलीजियसली। नंबर 2 चीज़ आ जाती है इसके ऊपर, आपने पूछा जी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्या तक बात की, आर्टिकल 51 के तहत जाएगा ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वो क्या कह रहा है आपका कि क्या वो असेंबली पूरी ना और आप इजलास बुला लें नेशनल असेंबली का? नहीं हो सकता सर। अब बात 3rd आ गई जी, आर्टिकल 6 की। मैं अभी सुन रहा था कह रहे थे यार आर्टिकल 6 तो हर उस शख्स पे लगेगा जो कानून को तोड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेगा। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स हैं, ईसीपी कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर नहीं है। इनमें से भी कोई शख्स कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ेगा, आर्टिकल 6 उसके ऊपर आएगा। जुडिशरी के ऊपर भी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स के ऊपर बैठे हुए लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हैं। अब मुझे ये बताएं कि मेरा तो राइट है ये कि मैं पिटिशन में जाऊं। मैं पहला बंदा हूं जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की। चीफ साहब नहीं थे, लाहौर गए हुए थे शादी में। अच्छा, दैट वाज राइट आफ्टर फ्रंट डे ऑफ बिफोर डे आफ्टर इलेक्शंस। देन उसके बाद ईसीपी में गए, मेरा और नवाज शरीफ का इकट्ठा स्टे हुआ 1 by 1। 5 नंबर उसका था, 6वां मेरा था मानसरे वाली सीट पे। हमारा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सेम डे होता है और रात को, आधी रात को जो है नोटिफिकेशन हो जाता है, जो फिर हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया और 12 को वेबसाइट पे लगता है मियां साहब का स्टे आज तक जा रहा है। तो क्या ये जवाबदेही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पे बैठे हुए लोगों के? जवाब तो उन्होंने देना है। थिर्डली, 3 एग्जांपल्स आपने कोट कर दी, 2 बलूचिस्तान वाली भी और ये बाप पार्टी वाली भी और JUF वाली भी। अब प्रेसिडेंट तो मौजूद हैं, इन्हीं की मौजूद है, ये प्रेसिडेंट को कैसे तोड़ेंगे? और तोड़ेंगे नया कानून कैसे बनाएंगे? क्या इनके पास अथॉरिटी है? लेजिस्लेशन करने की अथॉरिटी ECP के पास नहीं है। तो आपको लगता है इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में है? बिल्कुल दबाव में है जी। मैं तो अपीयर हो रहा हूँ, मैं तो वहाँ 5-5 दफा एप्लीकेशन दी है मेरे पास। आज भी मैंने एप्लीकेशन दी है, मैं आपको यहाँ दे के जाऊंगा, वेरीफाई करा लें। मैंने उन्हें कहा जो फॉर्म 45 मेरे हल्के के हैं, जो फॉर्म 47, 48 हैं वो दे दें मुझे। जानकारी है जो RO का रिप्लाई आया हाई कोर्ट के अंदर और ECP के अंदर, उसने ये नहीं कहा कि अली बुखारी के फॉर्म 45 गलत हैं। ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, क़यामत तक साथ जाएगी। नंबर 3 चीज, मैंने इन्हें कहा भाईजान मुझे आप बता दें, वो डॉक्यूमेंट बता दें जिसकी बेस पे किया आपने। नहीं है, कौन जवाब दे इसका? लोगों का, करोड़ों इंसानों का, 25 करोड़ इंसानों का मुल्क है ये, इसमें जवाबदेह तो है ये। अभी जाएंगे जो पर्क्स एंड प्रिविलेज लिए हैं, जब रिटायर हो जाएंगे यहां से जाएंगे, वो भी वापस करने पड़ेंगे क्योंकि ये पब्लिक एक्सचेकर का पैसा। शाही साहब, प्रोग्राम में एक नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। राना साहब, इनफैक्ट कल 2 सूबों में चीफ मिनिस्टर्स भी आ गए और जिस तरह शुरुआत की है मरियम नवाज साहिबा ने, हम तो उम्मीद कर रहे थे क्योंकि वो बड़े तरक्याती प्रोग्राम का जिक्र भी कर रही थी, लेकिन उन्होंने कल अपनी इब्तदा की सर थानों में जाके, सर अगर ये थाना कल्चर को ठीक करने से शुरुआत करनी है तो इससे तो आम आदमी को क्या मिलने वाला है। और वो जो एक विजन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मईशत को ठीक करने के वाले से कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई हमें आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, बट कल उन्होंने ये किया। आज जो मेरे ख्याल में रायविंड से निकली हैं, ऑफिस जाने में उनको 1 घंटा लग गया, तो उस पर भी वो बरहम हो गई पुलिस के ऊपर कि जी ये ट्रैफिक के मामला क्यों ठीक नहीं हो रहे। तो इन चीज़ों को देखते हैं चीफ मिनिस्टर ने उस सूबे में 12 करोड़ के सूबे में इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, वहाँ पे गुड गवर्नेंस के हवाले से कुछ और चीज़ों को देखना है, मईशत के मामला को देखना है। सर ये उनका जो विजन है, आप इम्प्रेस हुए उनसे कि वाकई वो ठीक डायरेक्शन ले रही हैं या कुछ और उनको एक तरह से तरजीहात बदलनी पड़ेंगी अपनी? ये देखिए, सुबह तो उन्होंने इस चीज़ पे कहा कि प्रोटोकॉल इतना नहीं देने की ज़रूरत और ट्रैफिक को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस चीज़ की उन्होंने जिक्र किया। और बिल्कुल देखें, थाने जो हैं उनको विजिट किया कि लोगों को कैसी फैसिलिटेशन पुलिस स्टेशंस में मिलती है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है। तो ये एक बड़ा, एक आम आदमी का बिल्कुल राब्ता होता है पुलिस स्टेशन से, जब किसी वो हादसे से 2-4 हो तो वहाँ इम्प्रूवमेंट करना तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा देखिए, उनके विजन की अगर बात करें तो ये मैं तो समझता हूँ खुशाइन बात है
कि कम से कम वो हर शोबे के ऊपर उनके आइडियाज हैं, वो एक अपना होमवर्क कर चुकी हैं, चाहे अगर एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ हो, यूथ एम्पावरमेंट हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, आपके और शोबे हों जहां रोड नेटवर्क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर लिहाज से इन्वेस्टमेंट हो, आपकी आईटी हो, तो हर चीज के ऊपर उन्होंने अपना एक होमवर्क किया है और उनके जहन में एक प्लान है और वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। तो मैं समझता हूं जो ईगरनेस, जो एग्रेशन, जो एक पॉजिटिविटी और जो एक प्लानिंग उन्होंने की है, ये तो सब सारी खुशाइन बातें हैं। इस तरह की वाइब मेरा नहीं ख्याल आपको बुज़दार हुकूमत से आई थी। और उन्होंने तो ये भी कहा कि मेरा जो चैलेंज है वो मियां नवाज शरीफ की चीफ मिनिस्ट्री है या शहबाज शरीफ की जो स्पीड थी उसके साथ मेरा मुकाबला है। तो उनके लिए मेरे ख्याल से जो उन्होंने फिर ऑपोजिशन के हवाले से जो बातें की सारी बड़ी पॉजिटिव हैं। और देखें अभी तो शुरुआत है, अभी कैबिनेट आने वाली है। राना साहब वैसे तो उन्होंने ये कहा है कि खवातीन उनकी रेड लाइन है, लेकिन सर बहुत सारी खवातीन आज भी पंजाब की जेलों में हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अगरचे वो कह रही हैं कि इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, किसी से इंतकाम नहीं लेना, सर बहुत सारी खवातीन ऐसी भी हैं कि जिनकी ज़मानतें हुई भी हैं लेकिन अभी तक शायद जेलों में हैं। तो कुछ इस हवाले से भी कुछ होना नहीं चाहिए था आपके ख्याल में, या उनके बारे में उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं ये तो बड़े संगीन जराइम मुलव्वस लोग हैं, इनसे मुताल्लिक बात नहीं हो सकती? देखिए अगर किसी की जमानत हो गई है और वो जेल में है, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई एक भी आदमी होगा। लेकिन देखें अगर अदालत में अगर किसी के मामलात अदालत में हैं और वो ज़ेर हिरासत है और उसके ऊपर कोई अगर रिलीफ चाहिए है, वो तो अदालतों से मिलेगा। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तो मतलब है कि किसी के ऊपर गलत FIR काट के उसको आप जो है वो काले कानून, जिस तरह नैब में काले कानून होते थे, 90 दिन आप अंदर कर लेते थे और चार्ज भी नहीं करते थे। लेकिन अभी तो जितने लोग भी कैद में हैं उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम है और अगर उनको रिलीफ मिलता है तो हम उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। वो रिलीफ उन्होंने अदालतों से लेना है। पंजाब हुकूमत के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो उनको रिहा कर दे। वो रिहाई अगर होनी है अदालतों से होनी है, अगर किसी को बेल मिलती है वो वहां से होगी। बिल्कुल हमारा कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एजेंडा नहीं है और आपको नजर भी नहीं आएगा आगे। मुनासिब माजिद निज़ामी साहब, इनफैक्ट हम जो विजन की बात कर रहे थे, फिर मरियम नवाज साहबा ने जो प्रोग्राम्स दिए हैं, कोई 5 IT यूनिवर्सिटीज़ बनाने जा रही हैं, कोई एयर एम्बुलेंस और पता नहीं क्या क्या मनसूबे, और बिलखसूस पंजाब में कोई मुफ्त अद्वियात की फरहमी के हवाले से भी हॉस्पिटल्स के अंदर उन्होंने ऐलानात किए हैं। आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें डूएबल हैं, हो पाएंगी? क्योंकि बहरहाल हम इकनॉमिक फ्रंट पे तो बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, तो ये सब मुमकिन हो पाएगा? और जिस तरह वो लेके चल रही मामलात को, आपको लगता है कि आपको विजन के अंदर क्लैरिटी नजर आ रही है आपको? जी, पंजाब का मुकदमा खासा पेचीदा इसलिए है कि यहाँ पर जो आबादी है अगर हम उसका तनासुब देखें तो वो दुनिया के कई मुल्कों से ज्यादा है। इसलिए पंजाब का मामला बड़ा संजीदा और पेचीदा होता जा रहा है। हमने ये देखा है कि यहाँ पर नए इनिशिएटिव्स और नए मंसूबों से ज्यादा इस वक्त मौजूदा सिस्टम्स को बेहतर करने की जरूरत है, जिसे हम गुड गवर्नेंस का नाम देते हैं। गुड गवर्नेंस में आपको ना तो पैसा चाहिए होता है, ना आपको नई नौकरियां चाहिए होती हैं, ना नई बिल्डिंग्स चाहिए होती हैं। गुड गवर्नेंस सिर्फ ये है कि आपके पास अवेलेबल जो चीजें या रिसोर्सेज मौजूद हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो स्टाफ मौजूद है क्या वो वक्त पर आ रहा है, क्या उनकी छुट्टियों के मामला ठीक हैं, क्या वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इसी तरह स्कूल, कॉलेजेस, ये बड़ी बड़ी बुनियादी बातें हैं जिनका डायरेक्ट अवाम से ताल्लुक है। इसी तरह थाना कल्चर की बात हुई। सो मैं नहीं समझता कि ये किसी भी CM का काम है कि वो थाने का विजिट करे। ना उस्मान बुज़दार को करना चाहिए, ना मरियम नवाज को करना चाहिए, ना शहबाज शरीफ को करना चाहिए। उनको सिस्टम्स के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, ऐसी हायरार्की डेवलप करनी चाहिए कि जिससे ये शिकायत का सिस्टम 1 या 2 टियर्स ऊपर आने तक हल हो जाए। CM को मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स और गुड गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन ये जो प्रेस रिलीजेस हैं या टिपिकल PROs हैं या जिसको हम ताल्लुकात आमा के लोग कहते हैं, ये उनकी फिलॉसफी होती है कि एक हॉस्पिटल का अचानक दौरा,
एक थाने का अचानक दौरा, अवाम में घुल मिल गए, सख्त नोटिस, कार्रवाई की हदायत, मेरा ख्याल है ये बहुत क्लीशे जो है, ये बहुत आयती फिक्रे हैं। मुझे लगता है कि किसी भी वज़ीर आला को, मरियम नवाज हो या कोई भी हो, उन्हें सिस्टम्स पे काम करना चाहिए, उन्हें गुड गवर्नेंस पे तवज्जो देनी चाहिए। मुनासिब पॉइंट टेकन। अली बुखारी साहब, इनफैक्ट मौलाना फजल रहमान साहब भी अब जो मौजूदा पार्लिमान उसके ऊपर बड़े सवाल उठा रहे हैं, अगरचे आपने इनिशियली उनसे मुलाकात भी आपके वफद ने की, फिर कल हमने देखा कि अख्तर महंगल साहब को भी आपने एंगेज किया, तो अब लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ने माजी से कुछ सीखा है, अब एक अपोजिशन में इंक्लूसिव अप्रोच के साथ बढ़ने का कोई फैसला आपने कर लिया है, तो कोई जॉइंट अपोजिशन हमें बनती हुई नज़र आ रही है, उस हवाले से कोई स्ट्रेटेजी इन प्लेस है पीटीआई के एंड पे? देखें जी, पहली बात तो यह है कि पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ये हकीकत है, दुनिया की 5वें नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है। आप अगर एनालिसिस चेक कर लें उसके, तो इतनी बड़ी पार्टी है और हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने पॉलिटिकल डिसीजन लिए, और पॉलिटिकल डिसीजन के अंदर आपकी पॉलिटिकल मुखालफत भी होती है और पॉलिटिकली आपकी जो है वो बैठक भी होती है। अब बात यह है कि जिस सिनेरियो से अभी हम गुजर रहे हैं, जिस सिनेरियो के तहत सीटें छीनी गई, लोगों के हक पे डाका मारा गया, मैंडेट चोरी किया गया और सरेआम किया गया, मतलब कोई एक तो एग्जांपल आप मुझे बता दें कि कहीं फॉर्म 45 आ गए, आए फॉर्म 45, वो यार दिखाओ भी तो सही ना। आप तो कह रहे हैं कि आप सबसे बड़ी जमात है, तो बिलावल साहब यही तो गिला कर रहे हैं कि आपने वोट ही नहीं मांगा उनसे। देखिए ना, बिलावल साहब तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं जी, उनके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि सुपरस्टिशियस वर्ड से मुझसे वोट मांगते तो कम से कम मैं फैसला करता, आप तो वोट मांगने नहीं। देखें, बिलावल भुट्टो साहब सुपरस्टिशियस लाइफ से बाहर आ जाएं, वो हकीकत पसंदाना सोच के ऊपर बैठे। वो उनकी वालदा बड़ी लीडर थी पाकिस्तान की, उनके नाना बड़े लीडर थे पाकिस्तान के, लेकिन अभी जिनके साथ वो चल रहे हैं इनमें से कोई लीडर नहीं है, ये सब बैसाखियों पे चल रहे हैं और ये एक सहारों पे चल रहे हैं। जब अपने ऊपर बात आती है, खुद बंदा चलता है, प्रोग्रेस करता है, काम करता है, उसके बाद ऐसी बातें करते हैं। उससे पहले जो लोग ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं उनसे तो कोई, मैं अब बताऊं आपको, 15 सीटें, 17 सीटें जीतने वाले आप प्राइम मिनिस्टर बना दें, 24 सीटें जीतने वाले को प्रेसिडेंट बना दें, तो उन्होंने ऐसी ही बातें करनी है। वो अवाम में तो जाएं, जरा निकलें बाहर पब्लिकली, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये निकलें, ये इस्लामाबाद सबसे महजब इलाका है आपका, जरा जाके एक दफा वॉक तो करें, लोग इनके साथ क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने लोगों के सेंटिमेंट्स नहीं पता क्या हुआ। लोगों ने 8 फरवरी का इंतजार किया, लोगों ने इंतजार किया इस दिन का कि हम अपना वोट पोल करें, बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आई वोट्स पोल हुई, और आपने हशर क्या किया उनका। तो आपको ये नहीं पता कि ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का है, ये कुछ इशरफा का नहीं है। अली बुखारी साहब, आप ये बताएं कि पार्लिमान को अब आपने चलने देना है, इसका हिस्सा बनेंगे या फिर वही रविश? देखिए नहीं, मैं एक चीज बड़ा कन्विंस्ड हूँ जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो झूठे मैंडेट से आए हुए हैं, ये हलफ कैसे उठाएंगे, ओथ कैसे उठाएंगे, कुरान झूठा उठाएंगे, ये इन पे से एक बंदा ऐसा नहीं है पब्लिकली बैठे, बुला लें आप हमारे काउंटर पार्ट को, बुलाएं, उसे कहें फॉर्म 45 लो यहाँ रख के, जो मैं आपको कॉपी देके जाऊंगा। नोटिफाई कर दिया ना, अब क्या करें सर, इलेक्शन कमीशन भी इसमें शामिल अगर है तो वो भी जवाब दे, है ना। ये तो मैंने आपको एक चीज पहले कही कि कोई इदारा भी किसी भी किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे है। जिसने भी जो कुछ किया इस मुल्क के साथ वफा नहीं किया, जैसे भी मुल्क के साथ। अब जो नंबर्स हैं, अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? पार्लियामान में बैठना भी है? देखिए जी, हमने एज अ पॉलिटिकल पार्टी डिसीजन किए, हमने इलेक्शन इतने मुश्किल हालात में, जब हमें जलसे की इजाजत नहीं, हमें रैली की इजाजत नहीं, इस्लामाबाद के अंदर हमारे ऊपर दफा 144 लगता था, हमें बैनर पोस्टर लगाने की इजाजत नहीं। मेरी 4 रिट्स पेंडिंग है, आज भी पेंडिंग है। 9 SHO को हाईकोर्ट ने तलब किया हुआ कि आप जाते हो, लोगों को उठा के ले आते हो, जिसके घर कॉर्नर मीटिंग होती है, आप जाते हैं, सरकारी गाड़ियां यूज करके आप हमारे पोस्टर्स और वो चीजें, बैनर्स उतारना शुरू कर देते हो, ऑफिशियली वीडियोज मौजूद है। इस सूरत हाल के ऊपर भी हमने इलेक्शन लड़ा क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी थे, हम पॉलिटिकल विजडम के लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं, इससे बाहर हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ से हमने इन लोगों को प्रिवेल करना है, उनके लिए लड़ना है, लीगल फाइट हमने करनी है। हमने इलेक्शन को टेस्ट किया, इलेक्शन में हम जीते, रात को 12 बजे तक, मैंने तो बताया ना, मेरा रिजल्ट तो सबसे पहले आ गया पाकिस्तान में। हमने खुशियां मनाई, हम गए, जुलूस गए, और ऑफिस गए, और ऑफिस में जो हमारा हाल हुआ, अब हम पॉलिटिकली एक स्टेप आगे चले गए। मुझे आप बताएं, ये जो अभी राना साहब कह रहे थे, अच्छी बात कह रहे थे वो, कि जी एक CM जो बनी हुई है, पता नहीं कैसे जीती है, हमें तो उस पर भी बड़ा एतराज़ है, लेकिन इवन एंड अदरवाइज वो कहती हैं वुमेन अब सुपीरियॉरिटी और उन चीज़ों को लेके जाएंगे। भाई, आपने ख्वातीन की निशस्तें तो लेने नहीं दे रहे आप, आपके पास तो है कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि 9 तारीख को प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ये मैटर करता है उसके अंदर। ऐसे नहीं होता सर, पार्लियामान उस टाइम चलता है जब वो पार्लियामानी रवायात के तहत चले, सही, चोरी से तो नहीं चल सकता। तो मैं सारे इदारों की बात कर रहा हूँ यार, सबने ओथ लिया हुआ ना, ओथ किसका लिया हुआ है? कुरान पाक का। ये ओथ के ऊपर आप कर रहे हैं यार। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। बराना साहब, इनफैक्ट मौलाना फजल रहमान साहब भी सर को कोई उम्मीद अफजा बातें नहीं कर रहे, उनको भी खतरा नज़र आ रहा है। पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो कह रहे हैं कि जो अंदर बैठे हैं वो पछताएंगे, रोएंगे, मामलात नहीं चलने वाले। तो सर अब जैसे तैसे भी है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, वो कहते हैं कायद ऐवान, सर उनके लिए टर्म यूज़ होती है, तो कायद ऐवान तो फिर सब ऐवान को साथ लेके चलता है। तो अभी तक यही होगा कि तहरीक इंसाफ सड़कों को भी और हुकूमत करते रहेंगे और हुकूमत आराम से चलती भी रहेगी, या उस एंड पे भी कोई सेंस प्रिवेल कर रही है कि नहीं? इंक्लूसिव अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो फिर पीटीआई को भी एंगेज करना चाहिए, क्योंकि कौमी जमात है, वो भी हुकूमत रही है उनकी, बहरहाल उनकी बड़ी तादाद ऐवान में भी पहुंची हुई है, या सर मामला इसी तरह चलते रहेंगे? और मोर इम्पोर्टेंटली जो गिला कर रहे अली बुखारी साहब भी कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, बगैर वारंट के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको लापता कर दिया जाता है, तो उम्मीद रखें कि पंजाब हो या सेंटर अब इस तरह की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेंगी आने वाले दिनों में? देखिए, मौलाना साहब तो मेरे ख्याल से अंदर आने की दावत के इंतजार में हैं, वो भी अंदर आना चाहते हैं। वो मेरे ख्याल से जो रिजल्ट है उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं आया, लेकिन अवाम ने जो रद्द अमल दिया था उसको उनको कबूल करना चाहिए। बहरहाल उनका मसला मैंने आपको बता दिया। बाकी देखें, बिल्कुल जो मुल्की मसाइल हैं वो तो इतने संगीन हैं, चाहे वो सिक्योरिटी की सिचुएशन हो, इकोनॉमिक सिचुएशन हो, आपने बड़े बड़े फैसले करने हैं, और उसके अंदर अगर एक जमात पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगी तो मेरे ख्याल से उसकी इजाज़त ना रियासत देगी ना कोई हुकूमत देगी। तो बिल्कुल हम समझते हैं कि ऑपोजिशन का बड़ा एक अहम किरदार है जो कि असेंबली के फ्लोर पे होना चाहिए, और अगर वो एक अच्छा किरदार अदा करते हैं तो हमारे पे एक बड़ा सख्त चेक एंड बैलेंस होगा जिसको हम वेलकम करते हैं। और देखिए, बात यह है कि बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। जब तक रियासती इदारे, हुकूमती ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन मिलके मुल्क के मफाद के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक देखें ये मुल्क आगे इन बुरहानों से नहीं निकल सकेगा। तो ये एहसास हर जगह मौजूद होना चाहिए। हमारी जमात में एयाज सादिक साहब ने, बल्कि मैंने उनका बयान सुना था, बिल्कुल वो कह रहे थे कि हम हर जमातों के साथ रब्ता करेंगे, साथ रफीक साहब भी, और कोशिश करेंगे कि उनको लेके आए। देखिए, ये जो इनके मसाइल हैं ना, वो मसाइल पीएमएलएन से नहीं है। इनके मसाइल जो हैं वो हुकूमत से नहीं है, ना पंजाब हुकूमत से, ना सिंध से, ना फेडरल हुकूमत से। इनके मसाइल ईसीपी के साथ हैं। अब ये जितना मर्जी ये कहें कि इनके पास एविडेंस है या इनके साथ जाती हुई या जो भी हुआ, ये इनको साबित करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन में, ट्रिब्यूनल्स में या अदालतों में। ये सारे जो हैं ये आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट है, वहां अपनी कानूनी जंग लड़ें, कोई नहीं रोकता। हम कहते हैं, इनकरेज करते हैं, वहां जाएं, अपना आप लें। वो हमारे हुकूमत से का कोई लिंकेज नहीं है, तो ये हुकूमत को जो है वो डिस्टर्ब ना करें। जी सही, बिल्कुल पॉइंट टेकन। मैं शहबाज राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं और इकॉनमी पे बड़ी गहरी नज़र। बहुत शुक्रिया शहबाज। जानना ये चाहेंगे कि आपने भी देखा होगा कि सियासी जमातों ने अपने इंतखाबी मंशूर में बड़े बड़े दावे किए। किसी ने कहा कि 300 बिजली यूनिट फ्री देंगे, अब 5 IT यूनिवर्सिटीज़ बनाने की मरियम नवाज साहबा बात कर रही हैं, एयर एम्बुलेंस। अब हमने निगरान हुकूमत में भी देखा है कि बहुत एक ऐसे फैसले हुए कि जिनका आवाम के ऊपर बड़ा शदीद एक तरह से माशी दबाव आया है। अब मार्च में हमने IMF प्रोग्राम में भी जाना है, तो एक तो ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि उस हवाले से कोई एक स्ट्रेटजी इन प्लेस है, निगरान दौर में बनाई गई है कि जब हम प्रोग्राम निगोशिएट करेंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी? और फिर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं सियासतदानों की जानिब से, हुकूमतों की जानिब से कि वो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो चीज़ें ये डुएबल हैं आपके ख्याल में, हो पाएंगी या नहीं? क्योंकि फिजिकल स्पेस बड़ी कम है हमारे पास, तो मुमकिन नहीं हो पाएगा जो कुछ कहा जा रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका शराजी साहब। देखिए, ये जो अभी IMF का प्रोग्राम चल रहा है, जिसका आखिरी जायजा जो है वो अभी होना बाकी है, और उसके बदले में हमें कोई $1.2 अरब की ट्रांच मिलनी है। ये जायजा जो है ये मुझे मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बाय एंड लार्ज जो इसके अहदाफ थे वो IMF ने फ्रंट लोड कर दिए थे। मतलब ये कि जब पाकिस्तान को प्रोग्राम दिया गया था तो उस वक्त ज्यादातर शराइत उन्होंने प्रोग्राम देने से पहले ही मनवा ली थी। कुछ 1-2 चीजें थी जो बाकी रहती थी। उसमें जो सबसे बड़ी चीज थी जो गैस की कीमतों में इजाफा करना था, वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट ने 15 फरवरी को गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। और बिजली की कीमतों में जो मंथली एडजस्टमेंट होनी थी वो भी आपने देखा कि कल उसको कर दिया है, को नेफ्रा ने नोटिफाई रात को कर दिया है।
तो जो शराइत है उसमें तो मुझे लगता है कि कोई इतना मसला नहीं होगा। ये वाला जो प्रोग्राम है ये मुकम्मल हो जाएगा, प्रोवाइडेड टाइमली IMF का मिशन पाकिस्तान आ जाए और टाइमली अपना रिव्यू मुकम्मल कर ले। इसमें जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी तक जो वजीर खजाना है उनके हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है कि किसको वजीर खजाना बनाना है। वजीर खजाना का जो ओहदा है ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्राइम मिनिस्टर का है। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की अनाउंसमेंट हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, वहीं पे जिसको भी हुकूमत फाइनेंस मिनिस्टर लगाना चाहती थी उनकी भी अनाउंसमेंट आ जाती। तो ये जो कंफ्यूजन है ये ओवरऑल ठीक नहीं है। जहाँ तक उनको प्रॉब्लम है अगले प्रोग्राम के हवाले से, तो वो देखना होगा कि जो IMF है वो किन चीजों को टारगेट करता है, उस पर डिपेंड करता है कि अगर तो IMF नए प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान के जो कर्जों की जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसकी बात करता है तो ये मुश्किल होगा, तो नेगोशिएट करना उसमें टाइम लग सकता है। और अगर IMF डेट रिस्ट्रक्चरिंग को इग्नोर करता है तो लोन की जो नेगोशिएशन हैं वो रिलेटिव टर्म्स में जल्दी हो सकती हैं मुकम्मल। लेकिन अगर वो जो टैक्सेस वाली साइड है जिसमें खासतौर पर IMF ने अपनी दिसंबर वाली रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया कि सैलरी क्लास के ऊपर टैक्सेस में इजाफा करना पड़ सकता है, तो अगर उसकी तरफ IMF जाता है तो फिर और सूरत हाल होगी। डिपेंड करता है कि किन एरियाज को IMF जो है वो टारगेट करेगा अगले प्रोग्राम की नेगोशिएशन के लिए। लेकिन शहबाज मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, एक तो बड़ा सवाल उठ रहा है इसहाक डार साहब के ऊपर कि अगर वो वजीर खजाना के तौर पर आए तो शायद पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आपको इसमें कोई लॉजिक नज़र आ रही है? और साथ में ये भी मैं जानना चाहूँगा कि अगर नई हुकूमत मईशत की बहाली के लिए आगे बढ़ती भी है जाती भी है तो आपके ख्याल में तरजीहात क्या होनी चाहिए हुकूमत वक्त की? देखिए, जहाँ तक इसहाक डार साहब के बतौर वज़ीर खजाना की बात है, मुझे तो फ्रैंकली इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता कि अगर डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे तो हमारे IMF से या वर्ल्ड बैंक से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं। अगर ताल्लुकात खराब होंगे तो उसकी कोई और वजह हो सकती है, उसमें कोई डार साहब की जो कॉम्पिटेंसी का फैक्टर है वो उसमें नहीं होता। आपको ऐसा वज़ीर खजाना इसमें चाहिए होगा जो IMF से अगर हार्ड नेगोशिएशन करनी पड़े तो वो भी कर सके। अगर आपने हर बात IMF की ही माननी है, जिस तरीके से केयर टेकर ने मानी है, तो फिर तो मुज़ाकरात की भी जरूरत नहीं होती। IMF वहां से एक चिट्ठी इनको भेज देंगे, ये काम कर दें और ये आप कर देंगे। अगर तो आपको ऐसा वज़ीर खजाना चाहिए कि जो आपको अगर ऐसा वज़ीर खजाना चाहिए जो कि इस चीज पे फोकस करे कि IMF क्या कहता है उसको सिर्फ उसी को मानना है, तो फिर तो आवाम का क्या बनेगा। आपको इस वक्त ऐसे वज़ीर खजाना की जरूरत है जो उनकी हर बात को मेरिट पे डिस्कस करके उस पर मेरिट पर फैसला करवा सके। ऐसा वज़ीर खजाना आपको नहीं चाहिए कि जो IMF कहे वो उसको आंखें बंद करके मान ले। जहाँ तक तरजीहात की बात है, तरजीहात हर हुकूमत की अपनी होती हैं और इस वक्त जो ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन है उसमें को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है किसी भी पार्टी के पास को अपनी जो तरजीहात उन्होंने इलेक्शन में जो जिस चीज के वादे किए थे कि वो करके और वो अपना वो इन्फोर्स भी कर लेंगे, अभी उसका टाइम नहीं है। ये वाला जो अपकमिंग बजट होगा ये काफी मुश्किल बजट होगा जिसमें पार्टी की तरजीहात या हुकूमत की तरजीहात से कम जो पाकिस्तान की ओवरऑल जरूरियात है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। शहबाज राना बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। माजिद मैं आप ही की तरफ आऊँगा और कुछ जो सियासी गुफ्तगू कर रहे थे और आपने बिलावल की भी आज की जो स्टेटमेंट है वो सुनी है, बिलखसूस सदर आरिफ अलवी से मुतालिक जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि शायद जब तहरीक अदम एतमाद आई थी PTI के दौर में उन्होंने उस वक्त भी असम्बलियों को डिज़ोल्व करके गैर कानूनी इकदाम उठाया था कौमी असम्बली को डिज़ोल्व करके, और अब भी जो नहीं बुलाया जा रहा उनकी जानिब से कौमी असम्बली का इजलास तो उन पर आर्टिकल 6 का इतलाक़ होता है। ये इस वक्त जो सिचुएशन डिमांड कर रही है वो तो पॉलिटिकल हार्मनी की कर रही है, बट इस तरह की स्टेटमेंट आपको लगता नहीं कि जो फिर मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि ये तो सिस्टम आगे नहीं बढ़ने वाला चलने वाला, तो ये तो इस सारी सिचुएशन के अंदर कुछ ऐड नहीं करेगा कशीदगी में और हालात खराबी की तरफ नहीं जाएंगे आपके ख्याल में? जी, ये बड़ा बदकिस्मत लम्हा है पाकिस्तानी सियासत में। पोलराइजेशन बहुत बढ़ चुकी है। जहां तक सदर मुमलिकत का मामला है इस मामले का ताल्लुक फिर उन्हीं बातों से है। हमने 2008-2013 में देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर उरूज पे थी, लेकिन इसके बावजूद कौमी असम्बली की जो बुनत है या उसकी नशिस्तें हैं उनके हवाले से उस वक्त भी कोई मामला पेश नहीं आया था। इसलिए इस अरसे में पाकिस्तानी सियासत में कई ऐसी नई चीजें सामने आ रही हैं जिससे सियासी तकसीम बढ़ती जा रही है और उसका फायदा सियासतदानों को नहीं होगा, उसका नुकसान ही होगा। असूलन तो यह बात दुरुस्त है
कि कौमी असम्बली का इजलास उसी वक्त होना चाहिए जब 336 लोग उसके अंदर मौजूद हों, और ये नॉर्मल है कि 2, 4, 5 हलकों में कहीं इलेक्शन नहीं हुआ या सीटें खाली छूट गई या लोगों ने एक से ज्यादा इलेक्शन नशिस्त से इलेक्शन लड़ा, ये तो नेचुरल है। लेकिन जब आपके पास 20 से 25 सीटों का फर्क मौजूद हो और उसके बाद भी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, तो मुझे लगता है कि ये चीजें सियासी मुशावरत के जरिए नहीं होती और इन चीजों को फिर फोंसा जाता है और फिर उसके नताइज डेफिनेटली मुस्बत नहीं निकलेंगे। ये बात दुरुस्त है। सही। अली बुखारी साहब, इनफैक्ट हम शहबाज राना से जो गुफ्तगू कर रहे थे, आपने सुनी होगी कि मुश्किल हालात है माशी तौर पे, कोई पाकिस्तान के लिए अच्छे इशारे नज़र नहीं आ रहे, बट आपकी जमात, आपके बानी चेयरमैन IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं, पता नहीं लिख दिया आप लोगों ने कि इस मुल्क के साथ तब तक निगोशिएट ना किया जाए जब तक के मामलात इंतखाबी हल नहीं हो जाते। तो सर, मुल्क की मईशत को इन चीज़ों के साथ जोड़ना, कोई लोग को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे इस बात को। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मुल्क का हमसे ज़्यादा दर्द किसी को नहीं है जी, और जो बानी चेयरमैन है इस मुल्क के लिए वो कैद काट रहे हैं 6 महीने, ज़ात के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने एसेट्स के लिए नहीं काट रहे। नंबर सेकंड चीज़ ये है कि लाइल्मी का कोई इलाज नहीं है। कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF का एक चार्टर है और उस चार्टर के अंदर लिखा होता है कि इलीगल, अनलॉफुल, करप्ट गवर्नमेंट को जो है, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या और मॉनेटरी इदारे हों दुनिया के, वो पैसे नहीं देते। समझ गए? ये बड़ा क्लियर चार्टर है, ये क्लियर चार्टर है। हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। मैं उसी तरफ आता हूँ जी, वेलकम कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह जी। लेकिन हमारा एक जो इशू है वो ये है, बड़ा सिंपल सा, आपने चोरी के मैंडेट पे गवर्नमेंट बना दी, ये गवर्नमेंट क्या रन करेगी मुल्क को? इनकी तो एलिजिबिलिटी अपनी डाउटफुल है। अब अपनी एलिजिबिलिटी जिनकी डाउटफुल है, देखें ना आप, अगर कहते हैं बुनियादी टेढ़ी डाल दी है तो आप कहें जी इमारत सीधी चढ़ जाएगी, ऐसे हो नहीं सकता। मैंने शुरू प्रोग्राम में एक बात कही थी कि बाज़ अमीर लोग हों, बाज़ ज़र्फ लोग हों और आला मुसलमान हों, तो इनको ये पता होना चाहिए कि हम असेंबली के फ्लोर पे सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा है करारदाद मकासद से, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, अल्लाह और उसके रसूल के नाम से। आप वहां पर खड़े होकर ओथ उठाएंगे गलत, और ओथ उठाने के बाद आप कहेंगे हम IMF में जाएं, और IMF का चार्टर आपको क्या कह रहा है? IMF का चार्टर आपको कह रहा है अनलॉफुल, इलीगल। आप चेक कर लें इसको, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और करप्ट गवर्नमेंट्स को कभी भी चीजें नहीं दी जाएंगी। राना साहब वो कह रहे हैं कि चार्टर में लिखा हुआ है, अपनी तरफ से नहीं कह रहे हो, चार्टर उनसे डिमांड कर रहा है कि वो खत लिख के बताएं कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। सर अच्छा देखें, बड़ी ये मजाका खेज बात है कि ये वो जमात है जिसने IMF के साथ मुआहदा किया और फिर जब इनकी हुकूमत जारी थी तो जानते बूझते हुए उस मुआहदे को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, मुआहदा खिलाफी की। बिजली महंगी करनी थी, सस्ती कर दी, पेट्रोल महंगा करना था, सस्ता कर दिया, खसारे को एक इंतहा पे ले गए और मुल्क को जो है माशी दलदल में धकेल दिया। जब उस मुआहदे को हम आके, PDM आके, जो बिजली के रेट इन्होंने सस्ते किए, हमने महंगे किए, नई हुकूमत ने आके पेट्रोल महंगा किया और मुआहदे को बहाल करने जा रहे थे, तो इन्होंने 2 हुकूमतों ने खत लिख दिया कि हम जो प्रोविंशियल सरप्लस हमने कमिट किया हुआ है हम उसको पूरा नहीं करेंगे। तो IMF बाखूबी जानता है कि किसने क्या खेला, कैसे खेला, क्यों खेला। तो ये दुनिया जो है वो तो इनके जो बयानिए और प्रोपेगेंडा उसमें नहीं आती। दुनिया को तो वो तो इनको सह चुकी है, इनको देख चुकी है। तो ये भी IMF जानती है कि एक जाती हुई हुकूमत जो आखिरी साल में हुकूमत थी, उसने अपनी सियासी साख को दांव पे लगा के वो इकदामात लिए जो अनपॉपुलर थे लेकिन मुल्क के लिए, मईशत के लिए जरूरी थे, और हम IMF के मुआहदे को इंटैक्ट छोड़ के गए। अब ये तीसरा हमला इन्होंने मईशत पे किया है, तीसरी बार इन्होंने वार किया है कि किसी तरीके से मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। बिल्कुल मेरे ख्याल से इसको IMF ने घास भी नहीं डाला इस बात को, लेकिन इनकी नीयत वो अवाम के सामने क्लियर कट सामने आ गई कि ये कहते हैं कि जो हमारा मौकफ है वो दुरुस्त है। हम ECP को नहीं जानते, हम अदालतों को नहीं जानते। आज हमारे हक में फैसले हो जाएं। बेशक 2018 रिग्ड तरीन इलेक्शन था और हम लोग ECP और अदालतों के धक्के खाते रहे। अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में जा तो रहे हैं सर, लेकिन फैसले नहीं हो पा रहे राना साहब, क्योंकि वक्त मुझे खत्म हो रहा है। तो मैं तमाम मेहमानों के शुक्रिया के साथ आज का शो यहीं ख़त्म करता हूँ। नाजरीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।